हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर पीएस टेट और इसके रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है वो सबको पता होना चाहिए। ये जो डिसेबिलिटी की टर्म है सैमुअल कर्क ने दी थी 1963 में। So learning disability क्या है? A learning disability is a brain condition that makes it difficult to process or understand information. It can affect a person's ability to read and write, speak, do maths, understand language, coordinate movements, and direct attention. सो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? अगर किसी भी पर्सन को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है इंफॉर्मेशन को, तो हम कह सकते हैं उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। सो ये डिसेबिलिटी अलग अलग टाइप से हो सकती है, जैसे रीड करने में या फिर राइट करने में हो सकती है, स्पीकिंग में हो सकती है, मैथ सॉल्व करने में किसी को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हो सकती है। अंडरस्टैंड लैंग्वेज, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जैसे बी को डी लिख रहे हैं और डी को बी लिख रहे हैं। और मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाना भी एक डिसेबिलिटी हो सकती है। डायरेक्ट अटेंशन जो है वो बच्चा अगर क्लास में अटेंटिव नहीं है तो उसको भी एक डिसेबिलिटी के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज। सम साइंस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूड्स। कुछ साइंस है लर्निंग डिसेबिलिटी के जो हम देख सकते हैं, जैसे पुअर मेमोरी होगी, ट्रबल पेइंग अटेंशन, मतलब उसकी मेमोरी कम होगी और अटेंशन भी कम दे पाएगा स्टूडेंट जो है। डिफिकल्टी फॉलोइंग डायरेक्शंस, वो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएगा। क्लमजीनेस होगी, ट्रबल टेलिंग टाइम, टाइम को वो करेक्ट जो है वो नहीं बता पाएगा। और प्रॉब्लम्स स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज भी अपनी चीजें नहीं कर पाएगा। सो ये सारी चीजें जो हैं वो साइंस हम देख सकते हैं अगर किसी को डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज, अब कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं, उनके नाम क्या हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे डिसलेक्सिया। रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर आर ब्रेन बेस्ड डिफिकल्टीज दैट मेक इट हार्ड टू रीड और अंडरस्टैंड रिटन वर्ड्स। डिसलेक्सिया क्या होगा? एक रीडिंग डिसेबिलिटी है और ये एक ब्रेन बेस्ड डिफिकल्टी है जिसमें बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा रिटन वर्ड्स को। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में नंबरिंग सीक्वेंस में है। तो दूसरी टाइप जो है वो उसमें नंबरिंग जो है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं माइंड में, तो यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन रहेगी और अगर सीक्वेंस में है तो वहां पे क्लैरिटी होगी। सो जो सेकंड वाला है, जो रेड वाला पोर्शन है, दैट इज द केस ऑफ डिसलेक्सिया। नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर। अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम है तो उसको डिस्ग्राफिया कहेंगे। सिम्टम्स क्या है इसके? डिफिकल्टी राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख पाएगा बच्चा जो है। डिफिकल्टी होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग अ राइटिंग टूल, जो भी पेन या पेंसिल उसने पकड़ रखी है उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और ना ही उसको कंट्रोल कर पाएगा। राइटिंग लेटर्स इन रिवर्स, रिवर्स में भी कभी कभी लिख लेता है वो। और राइटिंग फॉर दैट अपीयर जम्बल्ड। एंड डिफिकल्टी थिंकिंग एंड राइटिंग एट द सेम टाइम। थिंकिंग, अगर उसकी थिंकिंग ही सही नहीं होगी तो उसकी राइटिंग ऑटोमेटिकली खराब ही होगी। तो यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं यहाँ पे राइटिंग डिसऑर्डर की। सो इसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। Next is dyscalculia. Dyscalculia is a mathematical disorder. Dyscalculia is a learning disability that makes it difficult to understand and learn math. Math को वो अच्छे से नहीं कर पाता। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट है 1 + 5 = 6। एक नॉर्मल बच्चा जो होगा वो ऐसे कोई भी एक प्रॉब्लम को देखेगा, बट अगर डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उससे 1 + 5 उल्टा दिखाई देगा और वो उसका आंसर जो है वो मार्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके नंबर जो हैं वो
सीक्वेंस में नहीं है उसके माइंड में, क्लैरिटी नहीं है उसको, सो दैट इज द केस ऑफ डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट इज dysphasia. Dysphasia is a disorder of language that can occur as a result of stroke. It can range from mild to severe. It can affect speech, understanding speech, रीडिंग एंड राइटिंग। सो डिस्फेजिया क्या है? लैंग्वेज डिसऑर्डर है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, रीडिंग राइटिंग, ये सारी चीजें जो है वो इससे अफेक्ट हो सकती हैं। सो डिस्फेजिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया इज अ मूड डिसऑर्डर. It is a chronic mental health condition that involves depressed mood that last for at least 2 years. So ये एक chronic mental health condition है जिसमें जो बच्चा है या फिर कोई भी पर्सन जो है वो डिप्रेस्ड रहेगा, और ये जो स्टेज है ये 2 साल तक एटलीस्ट रहेगी। सो ये मूड डिसऑर्डर है। इसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, PDD। सो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? फटीग, थकावट रहेगी, लैक ऑफ एपिटाइट और ओवर ईटिंग, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, ट्रबल एट वर्क और स्कूल, लिमिटेड एनर्जी, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस और आइसोलेशन, ट्रबल स्लीपिंग और स्लीपिंग टू मच। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज dyspraxia. Dyspraxia, also known as developmental coordination disorder, DCD, is a common disorder that affects movements and coordination. Dyspraxia does not affect your intelligence. So what is dyspraxia? Dyspraxia में क्या होगा? बच्चा जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, और ये खास तौर पर अफेक्ट करती है मूवमेंट्स को। सो इसमें बच्चे की इंटेलिजेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्पेक्सिया में लर्निंग डिफिकल्टी होगी, स्पेसिफिक टू फाइन और ग्रोस मोटर स्किल में। सिम्टम्स क्या है इसके? डिफरेंस इन स्पीच, परसेप्शन प्रॉब्लम, मतलब उसको परसीव करने में प्रॉब्लम होगी कोई भी थॉट को, पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन जो है वो सही नहीं होगा। जैसे अगर उसकी तरफ कोई बॉल आ रही है तो वो उसको कैच नहीं कर पाएगा, उसके डिस्टेंस और स्पीड को देख के वो उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। पुअर बैलेंस एंड पोस्चर, क्लमजीनेस, फटीग। सो ये सारी चीजें जो है वो डिस्प्रेक्सिया में देखी जा सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिसार्थ्रिया. Dysarthria is a motor speech disorder that makes it difficult to speak clearly due to weak muscles in the face, lips, tongue, throat and breathing muscles. So इसमें क्या होगा? ये एक स्पीच डिसऑर्डर है, बोलने में दिक्कत हो सकती है बच्चे को, और उस ड्यू टू उसके मसल्स जो हैं वो वीक हैं, फेस के, लिप्स, टंग, थ्रोट या फिर ब्रीदिंग मसल्स। सो यहाँ पे स्लर्ड स्पीच हो सकती है, जैसे रुक रुक के बोलना, स्लो स्पीच हो सकती है, और वॉइस को चेंज करके बोलना भी हो सकता है। सो ये डिसार्थ्रिया जो है वो मोटर स्पीच डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ADHD इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स बिहेवियर। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? inattention, that is difficulty paying attention, staying on task or being organized. Hyperactivity means being constantly moving or fidgeting or talking too much. Impulsivity means acting without thinking, interrupting others or having difficulty with the self control. बच्चा जो है वो अटेंशन नहीं दे पाएगा, कोई भी टास्क में स्टे नहीं कर पाएगा, और वो ऑर्गेनाइज भी नहीं रहेगा, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा और बहुत ज्यादा बातें करेगा। इम्पल्सिविटी मीन्स एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे वो कुछ भी करने को स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरों को भी इंटरप्ट करेगा, और उसका खुद पर सेल्फ कंट्रोल भी नहीं होगा। सो ये सारी चीजें जो हैं वो ADHD में देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट, इसी में ADHD in children, some common signs and symptoms. And now इसके
कुछ साइंस और सिम्टम्स हैं, दैट इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड, डे ड्रीमिंग, फॉरगेटफुलनेस, कांट सिट स्टिल, excessive talking, careless, mistakes, risk taking behavior and impatient. So ये सारी चीजें जो है वो एक बच्चे में पाई जा सकती हैं अगर उसको ADHD है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑटिज्म. द ऑटिस्टिक पीपल एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज. किस किस चीज में बच्चे को डिफिकल्टी हो सकती है? दैट इज a social communication differences including verbal and non-verbal communication. उसको social communication करने में दिक्कत हो सकती है, verbal हो चाहे non-verbal हो. Deficits in social interactions, वो social interaction करने में भी उसको दिक्कत होगी. Restricted repetitive pattern of behavior, repetitive pattern होगा उसके behavior का, जैसे एक ही चीज वो बार बार करता रहेगा. Lack of interest और activities, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, एक्टिविटीज में भी नहीं. एंड सेंसरी प्रॉब्लम्स, उसको सुनने में या फिर देखने में, जज करने में दिक्कत हो सकती है. सेंसरी प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जा सकती है इन ऑटिज्म. नेक्स्ट इज ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है. सो यहाँ पर थीम जो है ऑटिज्म का 2024 का ये है, मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव्स. सो ये जो थीम है वो याद रखना होगा. सो एग्जाम में क्या आ जाए ये किसी को नहीं पता, सो थीम जो है वो इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे. डिसेबिलिटी डे जो है वो 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और 1981 को ये डिसेबिलिटी ईयर का टाइटल जो है वो दिया गया है. नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन December 3rd ईच ईयर. ये मैंने आपको बता दिया. द थीम फॉर द 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज, अब डिसेबिलिटी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो है उसका भी एक थीम था जो 3 दिसंबर को बताया गया. दैट वाज एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर. सो ये जो थीम है वो भी आपको ऐसे ही याद रखना होगा एज इट इज, और हर साल जो है वो थीम अलग अलग मेंशन किया होता है. और 2024 का थीम जो मैंने आपको बता दिया. सो नेक्स्ट इज हिडन डिसेबिलिटी. हिडन डिसेबिलिटी क्या होगी? जो एक टीचर जो है वो देख के नहीं बता सकता कि किसी में डिसेबिलिटी है. ये इनविजिबल डिसेबिलिटी होगी और इसमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल इंपेयरमेंट भी हो सकती है जो कि एक टीचर नोटिस नहीं कर पाएगा. सो इसको हम हिडन डिसेबिलिटी का नाम देते हैं. एंड इनविजिबल डिसेबिलिटी वीक जो है वो अक्टूबर 20 to 26 को मनाया गया था इन 2024. द इनविजिबल डिसेबिलिटी एसोसिएशन फाउंडेड द इवेंट इन 2014. सो ये 2014 में इसको फाउंड किया गया था. नेक्स्ट इज द थीम फॉर इनविजिबल डिसेबिलिटीज वीक 2024 इज इनविजिबल नो मोर, our disabilities may be invisible but we are not. So ये 2024 अक्टूबर में जो हिडन डिसेबिलिटी वीक मनाया गया था उसका थीम है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.